आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यही कुछ रिमेनिंग पोर्शन है आरबीसी की पैथोलॉजी का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करता चलूँ G6PD डेफिशिएंसी से रिलेटेड, और साथ ही साथ दूसरा एंजाइम जो कि आपका है पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी। ये मैं इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं लिखवा रहा, बस वैसे ही मैंने एक ही बोर्ड पे दोनों हाफ्स कर दिए हैं। तो G6PD डेफिशिएंसी के मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह पता होनी चाहिए कि जैसे आपका सिडिरोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जो कि उसकी जो इनहेरिटेबल फॉर्म जो होती है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है। बिल्कुल उसी तरह आपका G6PD डेफिशिएंसी का जो एनीमिया है वो भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हाईलाइट करने वाला ये है, मैंने आपको कल बताया था कि जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेज होती हैं उनके अंदर एंजाइमेटिक प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है या उनके जीन की म्यूटेशन होती है। लेकिन G6PD एक ऐसी डिजीज है जिसमें एंजाइम की डेफिशिएंसी है, एंजाइम की म्यूटेशन है उसके जीन की, लेकिन वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज नहीं है। वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है जो कि मेल्स में मैनिफेस्ट होती है और लाइनाइजेशन के थ्रू फीमेल्स में भी मैनिफेस्ट हो सकती है। दूसरी बात आपको यह पता होनी चाहिए, अगर आपको कभी एमसीक्यू आए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एंजाइम डेफिशिएंसी हीमोलिसिस, ठीक है, कौन सा ऐसा हीमोलिटिक एनीमिया है जो कि मोस्ट कॉमनली एंजाइम से होता है, तो आपने याद रखना है कि G6PD डेफिशिएंसी इज मोस्ट कॉमन एंजाइमेटिक हीमोलिसिस। ठीक है। दूसरी बात आपको यह पता होनी चाहिए इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि G6PD डेफिशिएंट जो लोग होते हैं उनके अंदर हीम्स बॉडी की फॉर्मेशन होती है। ये तो आपको पता है ना कि G6PD डेफिशिएंट ह्यूमन बींग्स के अंदर NADPH का लेवल कम होता है और साथ ही साथ आपका ग्लूटाथायोन की रिड्यूस्ड फॉर्म का लेवल कम होता है और वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म वाला ग्लूटाथायोन जो होता है वो फ्री रेडिकल्स को कम्बैट उनके अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता। इसलिए G6PD डेफिशिएंसी के अंदर आपका जो आरबीसी का मेम्ब्रेन होता है वो डैमेज होने का चांस होता है और उसके अंदर हीम्स बॉडीज बनती हैं। ये वाली बात आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, एक और बात आपको ये बताऊंगा कि जब आपकी ये जो सेल्स होते हैं हीम्स बॉडी वाले, मतलब आरबीसी जो हैं, रेड ब्लड सेल्स जो हैं जिनके अंदर हीम्स बॉडी हैं, जब ये ट्रेवल करते हैं थ्रू आउट द सर्कुलेशन, तो स्प्लीन के अंदर जब ये जाते हैं तो इनको वहां पे कट लगता है, मतलब स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस यानी कि लिटोरल सेल्स जो होते हैं आपके स्प्लीन के, वो आरबीसीज के हीम्स बॉडीज को डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आरबीसी की जो फाइनल फॉर्म होती है वो कुछ ऐसी अपेयर होगी, आपको ऐसे कट एरिया अपेयर होगा और ये वाला पोर्शन रिमूव हो जाता है। तो इस सेल को हम कहते हैं बाइट सेल। ठीक है। यानी कि बाइट सेल जो है बेसिकली वो एक आरबीसी है जिसका पोर्शन फेगोसाइटोज हो चुका है। अब आप लोगों को पैथोलॉजिकली एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि प्रॉफ में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज अ डगमासाइट। डगमासाइट बेसिकली एक बाइट सेल को ही कहते हैं या बिटन आरबीसी को, जो कि G6PD डेफिशिएंसी के अंदर कॉमन है। एक और बात आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि G6PD डेफिशिएंसी के अंदर जो आरबीसीज का डगमा साइट है यानी कि बाइट सेल जो बन रहा है, बन तो वो स्प्लीन के अंदर रहा है और हमने ये कहा था कि स्प्लीन की इन्वॉल्वमेंट एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस में होती है। लेकिन G6PD डेफिशिएंसी जो है वो इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस के फीचर्स होते हैं, उसके अंदर एक्स्ट्रावास्कुलर के नहीं होते। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसकी वजह क्या है। बच्चे, वजह इसकी ये है कि G6PD डेफिशिएंसी के जो लोग होते हैं उनको एनीमिया क्रॉनिकली क्रॉनिकली नहीं, बेसिकली कहना चाहिए कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली नहीं रहता, उनका एनीमिया इंटरमिटेंट होता है। बच्चे इस बात को नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है इट इज एन इंटरमिटेंट एनीमिया। कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी उनके अंदर एचबी का लेवल कम होगा, कभी वो बेस लाइन या नॉर्मल लेवल्स के पास पास होगा। तो चूंकि उनको कॉन्टिन्यूसली एनीमिया रहता नहीं है इसलिए उनके अंदर स्प्लीनोमेगेली और गॉल ब्लैडर के अंदर पिगमेंट स्टोन फॉर्मेशन नहीं होती। आपको पता है ना कि हेमोलिसिस के अंदर बिलिरुबिन जब रिलीज होता है और बिलीवर्डिन जब रिलीज होता है तो उनकी वजह से आपके बिलिरुबिन ग्लूकोनेट बिलिरुबिन के कैल्शियम के स्टोन्स ये सारे बन सकते हैं गॉल ब्लैडर में। लेकिन ये वो एनीमिया है जिसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट एनीमिया की, ये एक एग्जांपल है। दूसरी चीज आपको ये हाईलाइट बार बार कर रहा हूं, इसको भूलना मत, कि इसके अंदर स्प्लीनोमेगेली और कोलिलिथियसिस कॉमन नहीं है, रेयर चीज है बहुत G6PD डेफिशिएंसी के अंदर स्प्लीनोमेगेली होना। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ए प्लास्टिक एनीमिया में तो खैर आपको मिलती ही नहीं है ना स्प्लीनोमेगेली, लेकिन G6PD डेफिशिएंसी के अंदर हम कहते हैं रेयर है।
ठीक है, ये नहीं कहते कि मिलती नहीं है, हम कहते हैं रेयर है। इन वर्ड्स पे गौर कीजिए और ये सोचिए कि मैं ये वर्ड्स क्यों यूज कर रहा हूं, तो आपको सेंस तब बनेगी। अब आया पाइरूवेट काइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी, तो अब आपको वो जनरल रूल मैं अप्लाई करके बताता हूं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीजेस जो होती हैं वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन के डिफेक्ट्स होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव जो होते हैं वो एंजाइम्स के। तो पीके पाइरूवेट काइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी जो है इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। और बेसिकली इसके अंदर आपका जो रेड ब्लड सेल है, आपको पता ना कि ये जो पाइरूवेट काइनेज एंजाइम है इसने पेटेंसी मेंटेन करनी है एनर्जी गिविंग प्रोसेसेस की, जो कि आरबीसीज को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जब पाइरूवेट काइनेज एंजाइम काम ही नहीं करेगा तो आपका आरबीसी भी उसकी भी मेल फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल होता है उसकी थॉर्नी प्रोजेक्शंस होती हैं, थॉर्नी यानी कि इट इज मोर लाइक स्पाइक। ये बात आपने याद रखनी है। अब कैसा अपेयर होगा, यानी कि ऐसे ऐसे करके, ये आपका आरबीसी ऐसा अपेयर होगा। इस तरह के आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, नोट कर लीजिए इसका नाम, ये आपका प्रॉफ का वाइवा का क्वेश्चन बन के आ सकता है, इकाइनोसाइट। रिमेंबर दिस, इकाइनोसाइट। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे आप लोग ये देखें कि इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है। जब भी आपने पाइरूवेट काइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी को चेक करना है, सो यू आर गोइंग टू परफॉर्म आरबीसी एंजाइम एनालिसिस। ठीक है, कि आरबीसी में एंजाइम के लेवल्स कितने हैं। अब बच्चे याद रखिएगा कि आरबीसी एंजाइम एनालिसिस टेस्ट ऑफ चॉइस है फॉर G6PD डेफिशिएंसी एंड एज वेल एज पीके डेफिशिएंसी। यानी कि आप आरबीसी के अंदर G6PD जो एंजाइम होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज के लेवल चेक करेंगे, और पीके डेफिशिएंसी में पाइरूवेट काइनेज के। ठीक हो गया बच्चे। नेक्स्ट डिजीज जो कि हम लोग यहाँ पे टच करने वाले हैं, दैट इज पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। ठीक है, पीएनएच, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। चलो जी, पहले आप लोगों को ये बता दूं कि ये ऐसा एनीमिया है जिसके अंदर, ये एक एक्वायर्ड एनीमिया है, पहले मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, बाकी जितने भी एनीमिया थे उनके अंदर आपको मतलब सारे एनीमिया की बात नहीं कर रहा, जैसे G6PD डेफिशिएंसी वाला है, पाइरूवेट काइनेज वाला है, तो उसके अंदर आपको एंजाइमेटिक डिफेक्ट जो था वो इनहेरिटेड मिल रहा था। ये एक एक्वायर्ड इंट्रिंसिक डिफेक्ट है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कि ये एक एक्वायर्ड एनीमिया है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होता है इसके अंदर आरबीसी का। दूसरी बात बच्चे आप लोग ये याद रख लीजिए कि इसके अंदर जो म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन अफेक्ट करती है किसको, CD55 को। CD55 का बच्चे दूसरा नाम क्या होता है, थर्ड ईयर में आप लोग पढ़ के आए हैं, डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर, जो कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के ऊपर नॉर्मली चेक रखता है। ये बात आपने याद रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, C5b6 7 8 9 उसके अंदर शामिल होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी सेल हो। तो उस मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को अगर आपने इनएक्टिवेट करना है तो आपके पास CD55 यानी कि डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर होना चाहिए। लेकिन अगर एक बंदे के अंदर डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर या CD55 की म्यूटेशन है, तो इसका मतलब है कि उसका जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है वो तो कॉन्टिन्यूसली एक्टिव रहेगा, वो तो अपना काम करता रहेगा। तो जब वो अपना काम करता रहेगा तो वो बॉडी के नॉर्मल सेल्स यानी कि आरबीसीज को भी, उनकी मेम्ब्रेन को भी डैमेज करता जाएगा। तो जब आरबीसीज की मेम्ब्रेन का डैमेज होता जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा हिमोलिसिस। अब आप ये देखें कि पीएनएच का टिपिकल ट्रायड क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा कि कहीं भी आपको ये ट्रायड मिले, यू आर सिंपली गोइंग टू थिंक अबाउट पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। पहली चीज आपके माइंड में ये ही आनी चाहिए। अब आप लोगों को मैं बताता हूं कि ये है आपका पीएनएच और इसका निमोनिक है PTH। ठीक है, देखिए कि इसके ट्रायड में क्या क्या है। एक है इसका पैनसाइटोपिनिया, यानी कि जो आपके बाकी सेल्स हैं वो भी इफेक्ट हो जाएंगे, उनकी भी मेम्ब्रेन डैमेज होगा। दूसरा है बच्चे आपका थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस की एक वजह यह भी हो सकती है कि जो आपका एंडोथेलियम है तो उसकी मेम्ब्रेन भी डैमेज हो सकती है। और आपने थर्ड ईयर में पढ़ा है वर्शोस्ट्राइड के अकॉर्डिंग अगर एंडोथेलियल डिसफंक्शन हुआ है तो थ्रोम्बोसिस या हाइपरकोगुलेटिव एक्टिविटी हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर। तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, हिमोलिसिस। ये वो तीन चीजों का ट्रायड है जो कि पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया के अंदर होता है। और याद रखना कि आपकी जो हिमोलिटिक एपिसोड्स होती हैं वो नाइट में ज्यादा कॉमन होती हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज वाली कंडीशंस के अंदर, ये वाली बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब आपके माइंड में बच्चे ये क्वेश्चन आएगा कि पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया की जो वजह है
को क्यों, मतलब वो नाइट टाइम क्यों हो रहा है बच्चे? नाइट टाइम इस वजह से होता है, ये जरा चीज नोट कीजिएगा कि नाइट में दो ऐसी मतलब कॉमन हमारी डेली लाइफ की कंडीशन है जब आपकी बॉडी में एसिडिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। कौन कौन सी बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, स्टमक की एसिडिटी की बात नहीं कर रहा, कान खोल के सुनिएगा कि दो आपकी डेली लाइफ में ऐसी कंडीशंस है। एक तो ये कि जब आप लोग सोते हैं रात को, और दूसरा जब आप लोग डेली लाइफ में एक्सर्ट करते हैं अपने आप को, तेज तेज चल के, भाग के, एक्सरसाइज करके। इन दो कंडीशंस में बच्चे आपका पीएच जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और एसिडिटी बॉडी की, पूरे बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उनकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। अब इससे मुराद क्या है? जो एसिडिक स्लीप के अंदर एसिडिटी इस वजह से इंक्रीज होती है क्योंकि स्लीप में आपका रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज होता है, तो आपका आपको हाइपरकैप्निया मिलेगा ब्लड के अंदर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल ज्यादा मिलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा होगी तो वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड का लेवल ज्यादा देगी, और आपको वैसे ही पता है कि एक्सरसाइज के अंदर आपका एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस का चांस बढ़ जाता है। इन दोनों कंडीशन में एसिड्स इंक्रीज कर रहे हैं बॉडी में, तो एसिड्स जो होते हैं दे प्रोवोक द एपिसोड्स ऑफ पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, और एसिड की प्रेजेंस के अंदर आपका जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होता है वो ज्यादा फंक्शनल होता है, इट परफॉर्म्स इट्स एक्टिविटी वेरी वेल। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं। इसका डायग्नोसिस करने के लिए आपको एक टेस्ट करना पड़ता है, दैट इज टिपिकली नोन एज फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं कि रेडियो लेबल्ड सेल या फ्लोरेसेंट लेबल्ड सेल्स को एक, आप कह लें कि एक डिटेक्टर के सामने से गुजारते हैं, और ये चेक करते हैं कि उसके ऊपर CD55 एंटीजन है या नहीं। तो CD55 एंटीजन अगर उस सेल के अंदर एब्सेंट है तो इसका मतलब है कि डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर नहीं प्रोड्यूस होगा, और वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को कम्बैट नहीं कर सकेगा। तो इसका मतलब है कि वो आरबीसीज जो कि CD55 यानी कि डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर के अंदर डेफिशिएंट है, दे विल बी ससेप्टेबल टू the action of membrane attack complex, and hence the person is suffering from paroxysmal nocturnal हीमोग्लोबिनूरिया। चलो जी, अच्छा, उसके बाद बच्चे अब आप लोग ये देखो, नेक्स्ट अब इसके अंदर जो हमारा टॉपिक बनता है दैट इज ऑफ सिकल सेल एनीमिया, दैट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिकल सेल एनीमिया की कॉम्प्लिकेशंस आपको कॉमनली आती है, और मुझे इस बात का बड़े अच्छे से पता है। अगर आप लोग रॉबिन्स के क्लिनिकल फीचर्स अच्छे तरीके से पढ़ लें बच्चे, तो फाइनल ईयर की मेडिसिन का, फाइनल ईयर की पीड्स का, और फोर्थ ईयर की पैथोलॉजी का सिकल सेल एनीमिया का पूरा टॉपिक आपका अच्छे तरीके से कवर हो सकता है। आपके क्लिनिकल फीचर जो बिग रॉबिन्स में दिए हैं दे आर ऑफ पैरामाउंट सिग्निफिकेंस। अच्छा जी, अब आप लोग ये देखें कि सिकल सेल एनीमिया भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ऑल्दो इसके अंदर हमें ये नहीं क्लियर कि एंजाइम का कोई डिफेक्ट है या नहीं है, लेकिन हमें यह जरूर क्लियर है कि जो आपकी ग्लोबिन प्रोटीन्स हैं तो उनकी मैल फॉर्मेशन इसके अंदर हुई हुई है। दूसरी बात आपको यह पता होना चाहिए कि कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन हीमोग्लोबिनोपैथी इन ब्लैक, तो आपने कहना है दैट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है वो मोस्ट कॉमन हीमोग्लोबिनोपैथी है ब्लैक्स में। अब दो बातों में फर्क है, क्या फर्क है? एक तो आपको यह पता होना चाहिए, सॉरी ग्लोबिन चेंज का मैंने बीच में जिक्र किया, मैं अभी आगे उसको बताता हूं। पहले दो चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं, जब मैंने आप लोगों को थैलेसीमिया पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इट इज द मोस्ट कॉमन हीमोग्लोबिनोपैथी वर्ल्ड वाइड, और सिकल सेल एनीमिया के वक्त मैं कह रहा हूं मोस्ट कॉमन हीमोग्लोबिनोपैथी इन ब्लैक्स, अमंग ब्लैक्स। तो इन दो बातों में फर्क है, आपने झट से टिक नहीं कर देना, पहले गौर से पढ़ना है कि लिखा हुआ क्या है। दूसरी बात आपको यह पता होनी चाहिए कि सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट पी फैल्सिपेरम। ठीक है, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट यानी कि इनको फाल्सिपेरम का मलेरिया जो होता है, पी फैल्सिपेरम, आपको पता ना कि पी फैल्सिपेरम किस वजह से नोटोरियस है? बिकॉज इट कॉजेज सेरिब्रल मलेरिया एज वेल एज इट कॉजेज ब्लैक वाटर फीवर, जिसके अंदर आपको हीमोग्लोबिनूरिया होता है और आपके यूरिन जो होता है वो कोला कलर्ड होता है, यानी कि डार्क यूरिन आपको आता है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे म्यूटेशन की जो भी डिटेल लिखी है वो आप लोग कर लेंगे, उसके अंदर कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं लिखी हुई। हाँ, एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लिनिकली बताना चाहता हूं, अभी तक हमने सिर्फ एक ऐसा डिसऑर्डर पढ़ा है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल की मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन रेज्ड हो जाती है, और वो कौन सा डिसऑर्डर था? कैन एनीबॉडी टेल मी? मुझे चैट बॉक्स में फौरन बताइए कि आप लोगों को याद है कि वो डिसऑर्डर कौन सा था। अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं याद तो मैं अभी नहीं बता रहा, पहले मुझे आप लोग बताएं। मैं अब आप लोगों को बताता हूं कि दूसरा डिसऑर्डर जिसके अंदर आपकी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है दैट इज योर सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पहला जो बच्चा आपका डिसऑर्डर था, नहीं बच्चे मैं गैलोब्लास्टिक एनीमिया नहीं है, मुझे
करेक्ट आंसर दीजिए जल्द अज जल्द, मैं फिर आप लोगों को आगे बताता हूँ, मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों ने कुछ पढ़ा है, कुछ सुना है या कुछ भी नहीं सुना। अच्छा जी, चलो आगे दे दो, आगे आ जाओ बच्चे, आप लोगों को मैं फर्दर एक सेकंड बताता हूँ। मैं चूंकि आप लोगों को नहीं पता इसलिए मैं दोबारा एक दफा ये बात रिपीट कर देता हूं कि सिकल सेल एनीमिया और हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के अंदर एमसीएचसी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, आई होप कि अब आप लोगों को ये वाली बात याद रहेगी और आप लोग भूलेंगे नहीं। चलो आगे देखो बच्चों के फीचर्स, जिसके बच्चे कुछ मैं बोल देता हूं आप लोगों को, जो मैं आपको कह रहा था कि रॉबिन्स में लिखे हैं और बहुत अच्छे हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। सबसे पहली बात बच्चे ये कि जो आप पूछा जाए कभी भी कि मोस्ट कॉमन टाइप का जो क्राइसिस होता है सिकल सेल एनीमिया, आपने सुना होगा ना कि एक बंदे को